Everyone. So in this video we are talking about fundamental rights which are there from Article 12 to Article 35 under Part 3 of the Constitution. Okay, so since fundamental rights वाला जो chapter है it's a longer one. So fundamental rights वाले जो videos होंगे वो 3-4 parts में होंगे. Okay, because it's a lengthy topic. So let's start with this. ओके सो सबसे पहले तो बिफोर स्टार्टिंग विथ फंडामेंटल राइट्स लेट अस नो समथिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स. ठीक है, सो राइट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं एज फर्स्ट नेचुरल राइट्स. नेचुरल राइट्स वो होती हैं जो कि यूनिवर्सल इन नेचर होती हैं. सो इट इज़ देयर फॉर ऑल लिविंग बींग्स. नेक्स्ट होती हैं ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स में नेचुरल राइट्स ऐसी होती हैं लेकिन ह्यूमन राइट्स सिर्फ ह्यूमन्स के लिए कन्फाइन होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स वो होती है वो राइट्स होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन देता है लोगों को, जैसे कि आर्टिकल 326. ठीक है, जो कि यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइज की बात करता है. देन इज स्टैट्यूटरी राइट्स. स्टैट्यूटरी राइट्स वो होती हैं जो कि वेरियस लॉज के थ्रू दिया जाता है. ठीक है, जैसे कि मनरेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स वो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कि पार्ट 3 में है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. सो जो फंडामेंटल राइट्स के लिए हमें जो इंस्पिरेशन मिला था ये है इंस्पायर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से. ठीक है, जिसके अंदर बिल ऑफ राइट्स जो उनका था उससे इंस्पायर्ड है हमारी फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स है, राइट. तो उसको राइटली डिस्क्राइब किया गया है एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. ठीक है, ऑल्सो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिसेबल हैं. ठीक है, मतलब इनके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं. अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं एंड इवन हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और ये राइट्स के वॉल्यूशन पे. नेक्स्ट ये जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स ये गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन से टू ऑल द पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ सो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंडली दे आर द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. और उनको इतनी फंडामेंटल मतलब इतनी असेंशियल बिकॉज वो बहुत मोस्ट असेंशियल है फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, इसलिए ये बहुत फंडामेंटल है, इसलिए इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा गया है. सो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थी बट अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं बिकॉज जो राइट टू प्रॉपर्टी था विच वाज आर्टिकल 31 उसको निकाल दिया है फंडामेंटल राइट्स से. ठीक है, सो अभी जो 6 फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो है राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 23 and 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं आर्टिकल 32 जिसको कि जुडिशल रिव्यू भी कहते हैं. ठीक है, सो जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में और इसको एक लीगल राइट बना दिया. सो नाउ इट कम सो राइट टू प्रॉपर्टी अब जो है वो अंडर आर्टिकल 300A में आता है इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो एट प्रेजेंट हमारी सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. सो अब क्योंकि हम राइट टू प्रॉपर्टी की हमने बात करी है तो एक रीसेंट डेवलपमेंट है जो कि हुआ राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड. सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एक प्ली हेयर कर रहा था जहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एक लैंड ले लिया गया था. हिमाचल प्रदेश में जो एक लैंड था वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ले लिया गया था. ठीक है, इन 1967. तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो कहा कि जो किसी को भी किसी भी पर्सन को फोर्सिबली अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से हटाना ये विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ठीक है, ये वॉयलेटिव है ह्यूमन राइट्स का. एंड सेकेंडली उन्होंने कहा कि वापस उन्होंने इसकी बात की कि जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है वो आर्टिकल अब 300A में आने लगा है. ठीक है, सो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट उन्होंने कहा कि द स्टेट कैन नॉट बी परमिटेड टू परफेक्ट इट्स टाइटल ओवर द लैंड बाय इन्वोकिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन टू ग्रैब प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन सिटीजन. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. सो एडवर्स पोजेशन क्या होता है? सो एडवर्स पोजेशन होता है कि जब जो लैंड है
वो ओरिजिनल ओनर जो है वो नहीं रह रहा है वहाँ पे, कोई और रह रहा है और उसके पोजेशन के अंदर है, ठीक है। एंड अगर ऐसा मिनिमम 12 साल तक उसके पोजेशन में है और जो रियल ओनर है लैंड का वो कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेता है, ठीक है, उस दूसरे इंसान के लिए जो कि उसका ओनर नहीं है, तो फिर वो जो लैंड है वो जो वहाँ पे लैंड जिसके पोजेशन में इतने साल तक था उसका हो जाता है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन। सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट, ठीक है, वापस हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। सो इसमें जो कुछ राइट्स होती हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होती हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स हैं, लेकिन कुछ राइट्स होती हैं वो सभी लोगों के लिए है, वो चाहे फॉरेनर्स हों या इंडियंस हों, ठीक है। जैसे कि whether citizens, foreigners, even legal person like corporations और companies को भी rights available हैं कुछ, ठीक है। Second is they are not absolute but qualified. So they are not absolute but qualified, इसका मतलब होता है कि स्टेट कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है इन राइट्स पर, ठीक है, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शंस रीज़नेबल है कि नहीं ये सब डिसाइड करेगा कोर्ट, ठीक है। So therefore it strikes a balance between the right of the individual and those of the society as a whole. So मतलब क्योंकि अब एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है ना, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन उन पे लगाए जा सकते हैं, तो एक तरीके से बैलेंस बनाता है राइट ऑफ इंडिविजुअल और राइट एज अ सोसाइटी फॉर अ होल, ठीक है। सो ये बैलेंस बनाता है इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल कंट्रोल में। नेक्स्ट इज़ most of them are available against the arbitrary action of the state with a few exceptions like those against the state's action and against the action of private individuals. So इसका मतलब ये है कि बहुत सारी, जब आगे हम राइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी राइट्स हैं जो कि स्टेट, ताकि कोई भी अपने हिसाब से आर्बिट्ररी एक्शन ना ले इंडिविजुअल्स या के खिलाफ, तो उसके लिए हैं। और कुछ राइट्स ऐसी हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी। ये प्राइवेट अगर कोई एक प्राइवेट पर्सन भी किसी और को अनटचेबिलिटी के बेसिस पे ऐसे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ठीक है, तो वो भी वॉलेटिव है फंडामेंटल राइट्स का ऐसे। सेकंड, नेक्स्ट, दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, मतलब कि आप कोर्ट्स जा सकते हैं अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती हैं तो। नेक्स्ट इज सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर while others, okay, some of them are negative in character, that is they place place limitations on the authority of the state while others are positive in nature, conferring certain privileges on the person, ठीक है। they place certain limitations on the authority of state। अभी जब आगे हम राइट्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टेट जैसे कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, ऐसे। फिर सेकेंड इज़ कॉन्फरिंग अ सर्टन प्रिविलेजेस ऑन द पर्सन, ठीक है, ये आप आगे देखेंगे जब हम राइट्स का पढ़ेंगे। सेकेंड, नेक्स्ट इज़ दैट डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट, हेंस द एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बिकॉज हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो गारंटी और डिफेंड करता है हमारी फंडामेंटल राइट्स को। तो जैसे कि कोर्ट्स की हायरार्की होती है, लेकिन अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, मतलब परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट चाहे तो इन्हें कर्टेल भी कर सकता है या रिपील भी कर सकता है, बट ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कोई ऑर्डिनरी एक्ट से नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट भी इसमें चेंजेस, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगा। इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हमने बात करी थी कुछ पहले वीडियोस में अमेंडमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ they can be suspended during the operation of national emergency except the rights guaranteed by article 20 and 21, ठीक है। सो अब आगे जब पढ़ेंगे कि नेशनल इमरजेंसी कब कब सिचुएशंस में लगाया जाता है और क्या होता है। सो जब नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आपकी सारी राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 के अंदर जो राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होती है, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 के अंदर राइट्स हैं कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाली, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। देन ओके, और जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं दीज देयर एप्लीकेशन टू, ये एप्लीकेबल नहीं होती हैं, इनकी जो एप्लीकेशन है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या हटा भी सकता है पार्लियामेंट
और इन मेंबर्स पे मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दूसरी एनालॉगस सर्विसेज, ठीक है। ऑल्सो जहाँ पे भी अगर कहीं मार्शल लॉ लगता है तो ऐसे एरियाज़ में इन फंडामेंटल राइट्स का एप्लीकेशन को रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। Okay, and then next is most of them are directly enforceable, self-executory, while a few of them can be enforced on the basis of a law made for giving effect to them, ठीक है। तो जो कुछ तो जो राइट्स हैं वो अपने आप इन्फोर्सेबल, डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, लेकिन कुछ के लिए पार्लियामेंट को अलग से लॉज बनाने पड़ते हैं, ठीक है। एंड इसके लिए सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बनाता है ताकि पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहे। ये थी बात फीचर्स की, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स की। नाउ विल टॉक अबाउट कि फंडामेंटल राइट्स हैं क्या क्या। फर्स्ट आर्टिकल 12, ठीक है। आर्टिकल 12 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, बिकॉज अगर पूरे पार्ट में स्टेट बहुत बार आता है तो उस पार्ट 3 के अंदर स्टेट को डिफ़ाइन किया गया है। आर्टिकल 12 में इस पूरे पार्ट 3 में स्टेट का क्या मतलब है उसको डिफ़ाइन किया गया है। सो दैट जो इसके हिसाब से आर्टिकल 12 के हिसाब से स्टेट जो है बहुत ही ब्रॉड टर्म यूज़ किया गया है। तो इसमें क्या क्या आता है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स आते हैं ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब जुडिशरी नहीं आता। नेक्स्ट इज़ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट, इसमें भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, ठीक है, ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। देन ऑल लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ ऑल अदर अथॉरिटीज़ दैट इज़ स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ लाइक LIC, ONGC, ऐसी बॉडीज़ भी जो कि गवर्नमेंट की है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि स्टेट को है वो बहुत ब्रॉड टर्म है, एंड ओवर द ईयर्स इस टर्म को द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट हैज़ बीन एक्सपैंडेड थ्रू वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कुछ फेमस के टेस्ट भी होते हैं कि जिससे पता चलता है कि स्टेट की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो टेस्ट होते हैं डिफरेंट, ये एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं, ये सिर्फ इंडिकेटिव होते हैं, ठीक है। सो ये जो भी मैटर है कि अगर कोई राइट वायलेटिव हुई है तो ये स्टेट की डेफिनेशन में आता है कि नहीं, ये देखने के लिए देखा जाएगा कि वेदर इन फैक्ट्स द बॉडी, मतलब कि वो जो भी इंस्टीट्यूशन है वो फाइनेंशियली, फंक्शनली या एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेटेड है, या तो फिर इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड सच कंट्रोल मस्ट बी परविसिव एंड नॉट मेयरली रेगुलेटरी, ठीक है। एंड इफ़ दीज कंडीशंस आर मेट देन द बॉडी इज़ कॉल्ड अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो मतलब जो स्टेट है वो बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, एंड ओवर द ईयर्स सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से इसकी डेफिनेशन और ब्रॉड होती गई है। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में बात की गई है लॉज इनकन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सो आर्टिकल 13 डिक्लेयर करता है कि कोई भी लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स के से इनकन्सिस्टेंट है या इन कॉन्फ्लिक्ट विथ फंडामेंटल राइट्स हैं वो वॉइड होंगे, ठीक है, वो मान्य नहीं होंगे। सो एक तरीके से इसमें जुडिशल रिव्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशल रिव्यू की बात की गई है। तो इसके अंदर होता है कि अगर कोई भी आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, एंड आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। और वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा अगर लॉ बना है, कुछ बना है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या इनवैलिड है कि नहीं, ठीक है, अगर वो फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट में है कि नहीं। जो यहाँ पे लॉ टर्म यूज़ हुआ है, ठीक है, कि कोई ऐसा इट कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हमने बात की कि लॉज इनकन्सिस्टेंट विद एफआर्स, तो इसमें जो लॉ है वो जो टर्म है वो डिफ़ाइन किया गया है आर्टिकल 13 में, जिसका बहुत वाइड कनोटेशन है, जिसके अंदर आता है permanent laws enacted by parliament or state legislatures, temporary laws like ordinances issued by president or state governors, statutory instruments in the nature of delegated legislation, executive legislation like order, by-law या rules या regulation या notification जैसे होते हैं। They are non-legislative sources of law, that is custom or usage having the force of law, ठीक है। सो इसमें लॉ डिफ़ाइन किया गया है आर्टिकल 13 में, और लॉज इनकन्सिस्टेंट विद एफआर्स, ठीक है, इसमें लॉ का भी बहुत वाइड कॉनोटेशन है, इसमें जुडिशल रिव्यू की बात की गई है। सो फर्दर जो आर्टिकल 13 है इसमें बात की गई है कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है
वो लॉ नहीं होता है, सो देयरफॉर इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, ठीक है। हाउएवर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंडर हमने पहले भी इसके बारे में बात किया था कि जो केशवानंद भारती केस था 1973 का, उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी, ठीक है। सो उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज किया जा सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट जो कि बेसिक कोई भी फंडामेंटल ऐसी कोई सी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऑल्सो जो पार्लियामेंट है वो इस आर्टिकल 13 में जो जुडिशल रिव्यू की बात की गई है, इस पावर को कर्टेल नहीं कर सकता बाय पासिंग एनी लेजिस्लेशन या थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, ठीक है। सो आर्टिकल 14 में है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, ये आर्टिकल 14 है। सो इसके अंदर है आर्टिकल 14 सेज दैट स्टेट शिल नॉट डिनाई, हमने स्टेट की डेफिनेशन देख ली, शिल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें दो टर्म्स है कि मतलब किसी भी इंसान को आप इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप डिनाई नहीं कर सकते। अब इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, सो इसमें होता है, और ऑल्सो इसमें जो पर्सन है वो ये पर्सन मतलब हुआ सारे सिटीजन्स भी होते हैं, फॉरेनर्स भी होते हैं, ऑल्सो इट इंक्लूड्स लीगल पर्सन जैसे कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं, कंपनीज होते हैं, ठीक है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, सो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये ब्रिटिश ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। सो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है इसका मतलब होता है कि कोई भी एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, मतलब हम किसी भी पर्सन को कोई फेवर या स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देते। सेकंड, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स, मतलब जो भी ऑर्डिनरी लॉ है उससे वो हर इंसान पे सेम तरीके से लागू होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नो पर्सन, वो गरीब हो, अमीर हो, हाई हो, लो, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, कोई भी लॉ के अबव नहीं है, ठीक है। सो ये होता है इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इसको क्या, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, वेयर एज ए सेकेंड वन विच इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, ये होता है कि द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, मतलब प्रिविलेजेस अगर कॉन्फर हो रही हैं तो वो इक्वल तरीके से होंगी। द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल द पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, ठीक है, मतलब जो कि सेम तरीके के लोग हैं उन पे सिमिलर तरीके के लॉज एप्लीकेबल होंगे। एंड द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट इसमें रूल आर्टिकल 14 जो है, जैसे कि अभी पहले बताया, ये इज़ अवेलेबल टू एनी पर्सन, सिटीज़न हो, फॉरेनर हो, लीगल पर्सन जैसे कि कॉर्पोरेशंस, कंपनी, सब के लिए है वो। नेक्स्ट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल ऑफ, ये नेगेटिव है, ये भी बात किया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 14 is taken from the concept of equal protection of laws has been taken from the constitution of USA, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इसमें रूल ऑफ लॉ की बात आती है। सो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है ये जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये एक एलिमेंट है फ्रॉम द इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था A.V. डाइसी ने, एक ब्रिटिश जूरिस्ट है ये, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट में तीन चीज़ें, तीन एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, दैट इज़ नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, ठीक है। मतलब कोई आर्बिट्ररी पावर नहीं दिया गया है किसी को भी, सो कोई भी आदमी को आप पनिश नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कि वो कोई लॉ ब्रीच कर रहा हो। सेकंड है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब कि हर सिटीज़न को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, वो हाई हो, लो हो, गरीब, अमीर, ठीक है। तो जो भी ऑर्डिनरी लॉ है वहाँ का उसके हिसाब से सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। लास्ट एलिमेंट इज द प्रीमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ, ठीक है। मतलब ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स का रिजल्ट है।
सो इसमें सिर्फ जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है हमारे इंडियन सिस्टम में सिर्फ ये दोनों एप्लीकेबल है। जो थर्ड वाला है वो एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देता है इंडिविजुअल्स को, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजल्ट नहीं है इंडिविजुअल राइट्स का, बट कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमें राइट्स मिले हैं, ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड कि जो रूल ऑफ लॉ है आर्टिकल 14 में, इट इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसको किसी भी आप अमेंडमेंट से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये याद रखिएगा कि जो रूल ऑफ लॉ है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एक्सेप्शंस क्या क्या है इस राइट टू इक्वालिटी के। फर्स्ट है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एंड गवर्नर ऑफ स्टेट है, दे एंजॉय सर्टेन राइट्स अंडर आर्टिकल 361। सो उनको इम्यूनिटी है कुछ इससे, जैसे कि प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है उनकी पावर और ड्यूटीज़ के लिए, ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस। सेकेंड, कोई भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती इन लोगों के खिलाफ फॉर द टाइम जब तक इनका टर्म ऑफ ऑफिस चलता है। नेक्स्ट, इनको अरेस्ट या इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता इनके ऑफिस ऑफ टर्म के दौरान, ठीक है। सेकेंड इज़ नो पर्सन शैल बी लाइबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट, ठीक है। अगर कोई भी ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या ईदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर जो है उसमें कुछ प्रोसीडिंग्स हुई तो उसका किसी ने पब्लिकेशन किया, ठीक है, तो उस रेडियो या टेलीविज़न पे, तो और वो प्रोसीडिंग्स, वो जो रिपोर्ट है वो ट्रू है, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी कोर्ट में, ठीक है। फिर कोई भी जो पार्लियामेंट का मेंबर है वो भी किसी प्रोसीडिंग्स के लिए लायबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट में फॉर द थिंग्स दे हैव सेड और फॉर द वोट दे हैव गिवन इन द पार्लियामेंट, ठीक है, या किसी भी कमेटी में उन्होंने जो कुछ भी कहा, और आर्टिकल 105। Then next is no member of the legislature of the state shall be liable to any proceedings in any court। जैसे कि हमने पार्लियामेंट की बात की, ऐसे ही लेजिस्लेचर के भी कोई भी मेंबर वो भी किसी कोर्ट में लाइबल नहीं होंगे उनकी प्रोसीडिंग्स में उन्होंने जो कहा या उन्होंने वोट दिया, जिससे रिलेटेड उन्होंने वोट दिया लेजिस्लेचर में या किसी भी कमेटी में, अंडर आर्टिकल 194, ठीक है। और आर्टिकल 31C भी एक्सेप्शन बनता है आर्टिकल 14 का, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ लॉज मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। सो आर्टिकल 31C में स्टेट अगर कोई लॉ बनाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से, इम्प्लीमेंट करने के हिसाब से, सो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज़ आउट। सो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन जाता है इससे कि जहाँ पे आर्टिकल 31C की बात होगी आर्टिकल 14 चला जाएगा वहाँ से, ठीक है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 14 के वायलेशन में है ये। नेक्स्ट, जो फॉरेन सॉवरेन्स होते हैं जैसे कि रूलर्स हुए, ठीक है, रूलर्स की बात, फॉरेन रूलर्स हुए या एम्बेसडर्स हुए, फॉरेन एम्बेसडर्स या डिप्लोमेट्स हुए, उनके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलती हैं। इवन जो UNO है और उसकी एजेंसीज़ हैं उनको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो जो आर्टिकल 15 है, इट provides that states shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth, ठीक है। The provisions prohibit discrimination only by the state। So इसमें दो वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। इसमें बेसिकली कहा गया है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अपने सिटीजन्स के खिलाफ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें याद रखिए कैटेगरी बेसिस क्या क्या है, 5 है। आर्टिकल 15 1 5 5 से आप रखिए 5 पैरामीटर्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इसमें 2 वर्ड्स हैं ध्यान देने लायक, एक तो डिस्क्रिमिनेट और एक ओनली। डिस्क्रिमिनेट होता है भेदभाव, मतलब कि आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स, ठीक है, टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स। एंड सेकेंड इज़ ओनली। यहाँ पे ओनली इसलिए वर्ड यूज़ हुआ गया है कि मतलब इन ग्राउंड्स के अलावा किसी और ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड नहीं है, पर इन ग्राउंड्स पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। सो ये MCQ में आ सकता है बिकॉज ये ओनली वर्ड ध्यान देने लायक है।
नेक्स्ट इज़ जो सेकंड प्रोविज़न है आर्टिकल 15 का, इट सेज दैट नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, restriction or condition on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth with regard to access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment, the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly by state funds or dedicated to the use of general public। ठीक है, तो अब जैसे फर्स्ट प्रोविज़न में जो था वो स्टेट को वो स्टेट के लिए था कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा अपने सिटीजन्स के लिए, लेकिन जो सेकंड प्रोविज़न है ये दोनों के लिए है, स्टेट के लिए भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी है। मतलब जो भी कोई जनरल पब्लिक के यूज़ करने के लिए कोई चीज़ बनी है, जैसे कि एंटरटेनमेंट की चीज़ें, कोई थिएटर हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, शॉप्स हो गई, या कोई कुआं है, ठीक है, या टैंक्स बने हुए हैं, कोई घाट वगैरह है, जो तो या तो वो पार्टली स्टेट मेंटेन कर रहा हो या जनरल पब्लिक के लिए बना हो, तो उस पर ना तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है अपने सिटीजन्स के खिलाफ, ना ही कोई प्राइवेट इंडिविजुअल किसी को रोक सकता है। जैसे कि इसमें आ सकता है जैसे कास्ट की बात की गई तो बहुत, जैसे कि इंडिया में केसेस होते हैं कि कोई टेम्पल है, ठीक है, जो कि सपोज स्टेट ने बनाया है, जनरल पब्लिक के लिए वो ओपन है, या कुएं खुदे हैं कहीं पर गाँव में, तो वहाँ पे बहुत बार होता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को वहाँ पे जाना अलाउड नहीं होता है। सो ये आर्टिकल 15 के हिसाब से, आर्टिकल 15 के हिसाब से गलत है, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो आर्टिकल 15 का वायलेटिव है ये, ठीक है, कि आप किसी को कुएं से जाने से रोक रहे हैं, मंदिर में घुसने से रोक रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ओके, इसमें भी अब 3 एक्सेप्शंस हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन को लेके। फर्स्ट है कि स्टेट चाहे तो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है विमेन और चिल्ड्रन के लिए, जैसे कि रिजर्वेशंस प्रोवाइड करता है स्टेट विमेंस के लिए लोकल बॉडीज़ में, फिर फ्री एजुकेशन देता है चिल्ड्रन को, ठीक है। Next is the state is permitted to make any special provisions for the advancement of social and educationally backward classes of citizens for the SC/ST, ठीक है, जैसे कि रिजर्वेशन और फी कंसेशंस पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिए जाते हैं SC/STs को। Next is the state is also empowered to make special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes for citizens or for the scheduled caste or scheduled tribes regarding their admission to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state except the minority education institution। ठीक है, मतलब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट को उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है, बट जो पब्लिक फंडेड या इवन जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें गवर्नमेंट रिजर्वेशन चाहे तो प्रोवाइड कर सकता है। और जो ये लास्ट प्रोविज़न है ये ऐड हुआ था 93rd अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 से ऐड हुआ था। सो इसके अंदर था कि इस प्रोविज़न को इफेक्ट में लाने के लिए सेंटर ने एक एक्ट इनैक्ट किया 2016 में, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट, ठीक है। सो इसके अंदर 27% कोटा दिया गया था OBCs को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, इन ऑल द सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IITs एंड IIMs, ठीक है। और फिर अप्रैल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जो अमेंडमेंट था और जो कोटा दिया गया OBCs को उसको अपहेल्ड किया कि ये सही थे, लेकिन कोर्ट ने डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को टू एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर एडवांस सेक्शन अमंग द OBCs, ठीक है। सो अब क्रीमी लेयर वर्ड आप सुनते होंगे। सो OBC क्रीमी लेयर जो है वो सिर्फ OBCs के इसमें वो करता है, SC/STs के इसमें नहीं होता है। सो क्रीमी लेयर होता है, इसके सर्टन प्रोविजंस हैं कि एक तो डिफाइंड कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आपकी एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए फैमिली की, या कोई प्रोफेशनल्स नहीं होने चाहिए, या ट्रेड बिजनेस या इंडस्ट्री में इंगेज नहीं लोग होना चाहिए, या एग्रीकल्चरल लैंड या उनका जो लैंड है वो कोई एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा है, या जो पर्सन है वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहा है जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, या वो ग्रुप ए ऑफिसर है, ग्रुप बी ऑफिसर्स है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज है क्रीमी लेयर डिफाइन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज़ ओके, सो इसी के अंदर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। सो रिसेंटली यहाँ पे लास्ट ईयर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट,
जिसके अंदर की आर्टिकल 15(6) ऐड हुआ था प्रोविज़न, जिसमें कि EWS कैटेगरी को 10% कोटा मिला था। तो इसके अंदर है स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सिटीजन्स। पहले हमारे इसमें से था एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड, ठीक है, लेकिन इसमें आ गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये हमारा क्राइटेरिया नहीं था पहले। नेक्स्ट, द स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स, जिसको हम EWS कहते हैं, रिलेट टू द एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट, ठीक है। लेकिन जो ऐसे रिजर्वेशंस होंगे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं होंगे। एंड सेकेंडली, जो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन दिया जाएगा EWS कैटेगरी को, ये जो एग्जिस्टिंग जो रिजर्वेशन जो चलते हैं, जैसे कि SC ST विमेन, जो भी अलग से रिजर्वेशन चल रहे हैं, उसके अलावा अलॉन्ग विद इट, ठीक है, उसको तो वो तो रहेगा इन एडिशन टू दैट, एंड इसको मैक्सिमम रहेगा 10%। ओके, सो ये रीसेंट डेवलपमेंट है। नेक्स्ट, आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो जो आर्टिकल 16 है, इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है। सो स्टेट जो है वो एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट किसी भी ऑफिस में जो कि स्टेट के अंदर आती है, उसमें सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता या उनको इनएलिजिबल नहीं बना सकता एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, यहाँ पे भी ओनली वर्ड ध्यान रखना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। अब यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 फैक्टर्स हैं, ठीक है, सॉरी 6 या 7, ठीक है। सो क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था सिर्फ 5 फैक्टर्स थे, यहाँ पे और क्या ऐड हुआ, एक हुआ डिसेंट और ये रेसिडेंस, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, 3 एक्सेप्शंस हैं इसमें, जैसे कि Parliament can prescribe residence as a condition for certain employment or appointment in state or union territory or local, मतलब पार्लियामेंट चाहे तो कोई रेसिडेंस को एक कंडीशन बना सकता है अगर उसको किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी में कोई एम्प्लॉयमेंट देना है, ठीक है। लेकिन ये फिर एक कोई एक्ट आया था इससे रिलेटेड, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू द रेसिडेंस एक्ट 1957 में, जो कि एक्सपायर हो गया था 1974 में। सो अब जो ऐसे प्रोविजंस है वो किसी स्टेट में नहीं है एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विसेज। ओके, सो इसमें आई थिंक MPPSC में होता है ये, MPPSC के एग्ज़ाम्स में। सो उसमें जो स्टेट होता है दे कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब जो भी बैकवर्ड क्लास वहाँ पे एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है वो रिजर्व करके रख सकता है कुछ अपॉइंटमेंट्स या कुछ पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज अ लॉ कैन प्रोवाइड द incumbent of an office related to religious or denominational institution or a member of its governing body should belong to the particular religion or denomination, ठीक है, ऐसा भी लॉ बन सकता है। सो ये 3 एक्सेप्शंस हैं। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट OBCs, इसमें मंडल कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि 1992 में बना था। ओके, जो फेमस केस था मंडल कमीशन का वो 1992 से फेमस है, बट इसका बहुत लंबा स्टोरी है। सो 1979 में मोरारजी देसाई जो गवर्नमेंट था, सो दे अपॉइंटेड अ सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है। सो इसका जो चेयरमैनशिप थी वो थी BP मंडल के उस अंडर, ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सो उनको बोला गया था टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर द एडवांसमेंट। सो जो कमीशन था उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 1980 में, एंड उन्होंने आइडेंटिफाई किया 3743 कास्ट एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सो ये जो था लगभग 52% था कॉम्पोनेंट पॉपुलेशन का, और इसमें SC STs को तो एक्सक्लूड करके ये अलग से बन रहा था। सो इसलिए फिर जो कमीशन था अंडर BP मंडल, उन्होंने रिकमेंड किया कि जो रिजर्वेशन है
उसको गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दे देना चाहिए ओबीसी कास्ट को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% का, ठीक है, सो दैट द टोटल रिजर्वेशन फॉर ऑल SC, ST एंड OBC अमाउंट्स टू 50%, ठीक है। मतलब आप 27% रिजर्वेशन दे दो ओबीसी क्लास को गवर्नमेंट जॉब्स में, ताकि SC, ST और OBC तीनों का मिला के 50% हो जाएगा। सो आफ्टर 10 ईयर्स के बाद में 1990 में फिर VP सिंह का गवर्नमेंट आया, तो उन्होंने फिर डिक्लेयर किया, फाइनली फॉर्मली उन्होंने डिक्लेयर किया कि 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में OBCs को। फिर अगेन 1999 में नरसिम्हा राव की जब गवर्नमेंट आई, उन्होंने 2 चेंजेस किए इसके अंदर। फर्स्ट तो कि वो पुअरर सेक्शंस को प्रेफरेंस देंगे OBCs के इस 27% कोटा में, एंड सेकेंडली कि वो रिजर्वेशन ऑफ अनदर 10% फॉर जॉब्स ऑफ पुअरर, ठीक है, उसमें भी जो 10% का वो रिजर्वेशन देंगे फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ हायर कास्ट हु आर नॉट कवर, मतलब जैसे कि जो अभी हमारे EWS कैटेगरी बेसिकली जो आई, ये कहीं ना कहीं उस तरीके की बात थी, ठीक है। फिर जो फेमस जो मंडल केस था 1992 में, उसमें हुआ था कि जो स्कोप और एक्सटेंट था आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का, विच प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन फेवर फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया, एंड फिर उन्होंने एंड इट अपहेल्ड, उन्होंने जो 10% एडिशनल रिजर्वेशन की जो बात की थी फॉर पुअरर सेक्शन ऑफ हायर कास्ट, मतलब जो भी जिसको हम EWS के हिसाब से देख रहे हैं, वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया आइडिया। लेकिन जो दूसरा आइडिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 27% ऑफ रिजर्वेशन टू OBCs, उसको उसने अपहेल्ड किया कोर्ट ने, ठीक है। उसमें कुछ कंडीशंस थी कि जो क्रीमी लेयर वाले होंगे उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, फिर उनको जो प्रमोशंस है उसके अंदर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन सिर्फ स्टार्टिंग में मिलेगा बट प्रमोशंस के अंदर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फिर एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगी जो कि इंक्लूजन और अंडर इंक्लूजन के चीज़ों को देखेगी OBC का, ठीक है। सो इसके अंदर फिर फाइनली एक रामनंदन कमेटी बनी थी टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर्स अमंग द OBCs। फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1993 में, जो कि एक्सेप्ट हो गई। एंड फाइनली जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको भी हम जानते हैं, वो 1993 में सेटअप हुआ था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये सारे कुछ डेवलपमेंट्स थे रिगार्डिंग मंडल कमीशन। सो मंडल कमीशन का आ सकता है कि बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, और ये सारा चीज़ें था उसमें। नेक्स्ट इज़ ओके, ऑल्सो हम मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहे हैं, और हमने अभी आर्टिकल 16 की बात की, इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें भी एक रीसेंट डेवलपमेंट हुआ जो कि EWS कैटेगरी वाला हुआ। सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, उसमें एक नया प्रोविज़न ऐड हुआ आर्टिकल 16 क्लॉज 6। सो उसके अंदर स्टेट्स प्रोविजंस बना सकते हैं फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट फॉर EWS कैटेगरी, ठीक है। जो भी एग्जिस्टेंट रिजर्वेशन है उसके अलावा इनको गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिजर्वेशन मिल सकता है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10%, ठीक है। नेक्स्ट इज़ abolition of untouchability, which is Article 17. So Article 17 कहता है कि it abolishes untouchability and forbids its practice in any form. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. ठीक है, इसमें अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है, एबॉलिशन की बात की गई है इसकी। और कोई भी अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है या इससे रिलेटेड कुछ चीज़ होती, कोई प्रैक्टिस दिखती है, तो उसके लिए बहुत ऑफेंसेस इसमें डिफाइंड है कि क्या क्या ऑफेंसेस होंगे, क्या क्या पनिशमेंट्स होगी, उसके लिए क्या क्या एक्ट्स ऑफेंसेस कहलाएंगे और उनकी पनिशमेंट्स क्या होगी, ये इस आर्टिकल के अंदर है। सो 1976 ऑलरेडी 1955 में एक्ट था, द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, जिसको कि 1976 में रीनेम कर दिया गया, जिसको अभी हम जानते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के नाम से, ठीक है। सो इसके अंदर स्कोप और इसको ये रीनेम किया गया टू एनलार्ज द स्कोप एंड मेक पीनल प्रोविजंस मोर स्ट्रिंजेंट, ठीक है। फिर एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है कि जो अनटचेबिलिटी वर्ड है, इसको कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी एक्ट में डिफ़ाइन नहीं किया गया है, ठीक है। सो अनटचेबिलिटी को कहीं डिफ़ाइन नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो
उसमें कुछ कुछ एक्ट्स हैं जिसको कि ऑफेंसेस बोला गया, उनकी पनिशमेंट्स है, जैसे कि आप किसी पब्लिक वर्शिप की, जैसे कि पहले बात किया था कि प्लेस ऑफ वर्शिप पे आप किसी पर्टिकुलर इंसान को जाने नहीं दे रहे हैं, या ठीक है आप अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेडिशनल रिलीजियस या फिलोसफिकल ग्राउंड्स पे, या शॉप्स, होटल्स या कोई भी पब्लिक प्लेस पर आप किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, या आप हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या हॉस्टल्स में आप किसी पर्सन को नहीं ले रहे हैं, या आप अनटचेबिलिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रीच कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट सेड, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट्स, okay, the Supreme Court held that the right under Article 17 is available against private individuals, and it is the constitutional obligation of the state to take necessary actions to ensure that this right is not violated, ठीक है। सो मतलब ये प्राइवेट, अगर कोई एक इंसान भी किसी दूसरे इंसान की वजह से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो वो भी इस एक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो ऐसे पर्टिकुलर नेसेसरी स्टेप्स ले ताकि ये राइट वायलेट नहीं हो किसी की भी, ठीक है। फिर कोई भी पर्सन अगर अनटचेबिलिटी के, पर्सन कन्विक्टेड इन द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी, और अगर वो किसी इलेक्शन में खड़े हो रहा है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स के, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ Article 18, abolition of titles. So Article 18 says that no title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the state. No citizen of India shall accept any title from any foreign state. So abolition of titles की बात यहाँ पे इसलिए की गई है क्योंकि पहले जो टाइटल्स होते थे जैसे कि महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, दीवान बहादुर, ऐसे जो टाइटल्स, हेरिडिटरी टाइटल्स या नोबिलिटी जो से दिखाने के लिए होते थे, ये सारे टाइटल्स को अबॉलिश करने के लिए, सो अब ऐसे टाइटल्स कोई यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। सो ऐसे टाइटल्स को यूज़ करना बैंड है, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि आप बड़े हैं, नोबिलिटी वाला दिखा रहे, तो इसलिए क्योंकि बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस फॉर ऑल, ठीक है। लेकिन कोई मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन वाले टाइटल्स होते हैं वो दे सकते हैं, जैसे कि मिलिट्री में मिलता है कर्नल, लेफ्टिनेंट, ये सब। फिर उसके अंदर एकेडमिक डिस्टिंक्शंस में होता है कि डॉक्टरेट का मिलता है, ठीक है। सो ऐसे टाइटल्स तो दे सकते हैं। सेकंड जो अवार्ड्स होते हैं जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इनको जो कि इनको नेशनल अवार्ड्स कहते हैं, सो इसको नहीं बोलते हैं हम टाइटल, दे डोंट अमाउंट टू टाइटल विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 30। सो ऐसे टाइटल्स, ऐसे अवार्ड्स दे सकते हैं, बट ऐसे अवार्ड्स को भी आप नेम में प्रीफिक्स या सफिक्स के जैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा किसी अवार्डी ने किया तो उसका अवार्ड ले लिया जाएगा, ओके, या। So that was about right to equality under article 12 से 18 तक। Okay, article 14 से 18 तक, okay, and so in the next video we'll talk about the other rights, right to freedom, ठीक है। Thank you for watching this video. If you like it, do share it with your friends and subscribe to our channel. Thank you.